हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने स्वॉलो नाम की एक साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर मूवी देखी है जो कि सन 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को कार्लो मिराबेला डेविस ने लिखा और डायरेक्ट किया है और ये उनकी डायरेक्शनल डेब्यू है। अब बॉडी हॉरर की एक सब जॉनर है जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ग्राफिकल या फिर साइकोलॉजिकल वायलेशंस दिखाए जाते हैं और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पे स्वॉलो को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 89% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। मैं इस फिल्म को इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इस फिल्म की कॉन्सेप्ट काफी अलग है एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी कुछ नई बातें जान पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर स्वॉलो मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत हंटर नाम के एक औरत से होती है जिसकी शादी रिची नाम के एक अमीर आदमी से हुई थी। अब जिसका नाम ही रिची है वो तो रिच होगा ही। ओके, बैड जोक। कमिंग बैक टू टॉपिक, हम व्यूज देख पाते हैं कि हंटर इस शादी में खुश नहीं थी क्योंकि रिची का पूरा ध्यान उसके फैमिली बिजनेस में था और वो हंटर को ज्यादा टाइम नहीं देता था। इतना ही नहीं, क्योंकि हंटर एक हम्बल बैकग्राउंड से थी तो रिची के पेरेंट्स भी हंटर से बहुत डिस्टेंट रहते थे। इसी कारण हंटर लोनली हो गई थी और धीरे धीरे उसका उस मैरिज में दम घुटने लगता है। इसी सब के बीच एक दिन जब हंटर घर पर अकेली होती है तो उसे एक मार्बल खाने का इंटेंस अर्ज होता है और वो फाइनली हिम्मत जुटाकर उसे खा भी लेती है। हंटर, जिसकी लाइफ बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं थी आफ्टर मैरिंग रिची, उसे ये एक्सिलरेटिंग लगता है और वो धीरे धीरे अलग अलग टाइप के इनएडिबल चीज़ों को खाने लगती है, यानी कि ऐसी चीज़ों को खाने लगती है जिन्हें खाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेटल के छोटे फिगर्स, थंबटैक्स, बैटरीज इत्यादि। अब इन्हें खाने के बाद जब ये डाइजेस्ट होकर उसके एक्सक्रीटा में निकलता है तो हंटर उन्हें बारीकी से क्लीन करके अपने वैनिटी स्टैंड में रखती है। कुछ मटेरियल जैसे थंबटैक्स वगैरह को इंजेस्ट करने से हंटर को वुंड्स भी होते हैं बट दैट डज नॉट स्टॉप हर। खैर, कुछ दिनों बाद हंटर डिस्कवर करती है कि वो प्रेग्नेंट है और रिची के साथ मिलकर वो अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल जाती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान हॉस्पिटल का एक स्टाफ हंटर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ अजीब नोटिस करते हैं, जिसके बाद हंटर को इमरजेंसी सर्जरी के लिए भेजा जाता है। इस सर्जरी के बाद हंटर के पेट से डिफरेंट टाइप्स के सामान मिलते हैं जो कि ट्रैप हो गए थे और इस सर्जरी के बाद हंटर को पाइका नाम के एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जाता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पाइका एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके चलते लोग इनएडिबल, यानी कि जिन्हें खाया नहीं जा सकता, ऐसी चीजों को खाने लगते हैं। जब रिची के पेरेंट्स को यह पता चलता है तो वो हंटर को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहते हैं क्योंकि हंटर प्रेग्नेंट थी और पाइका की वजह से रिची के बच्चे को हार्म हो सकता था। एनीवेज, जब हंटर अपने थेरेपी सेशंस के लिए जाती है तो वो धीरे धीरे खुद को उसके थेरेपिस्ट के सामने खोलने लगती है और वो अपने थॉट्स शेयर करने लगती है। हंटर बताती है कि उसे ऑब्जेक्ट्स को खाना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसे उनके टेक्सचर्स अपने माउथ में पसंद आते हैं। मीनवाइल, रिची उसके पेरेंट्स के कहने पर लुआय नाम का एक गार्ड को हायर करता है ताकि वो हंटर पे नजर रख सके, क्योंकि दिन में तो रिची को ऑफिस जाना होता था और वो हंटर को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद हंटर को धीरे धीरे उस घर में सफोकेटिंग लगने लगता है और इसलिए हंटर लोआय से पहले तो बेरुखी से पेश आती है और लोआय भी हंटर के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से अनसिंपैथेटिक था क्योंकि हंटर तो इतने बड़े घर में एक रिच लाइफस्टाइल जीती थी तो ऐसे में उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों, ऐसी सोच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही नेगेटिव और हार्मफुल साबित होती है। अब लोआय की नजर रखने पर भी हंटर छुप कर इनएडिबल चीजों को खाती रहती है। इसी बीच अपने थेरेपी सेशंस में हंटर रिवील करती है कि उसके बायोलॉजिकल फादर को उसने कभी नहीं देखा है। वो उस आदमी का नाम तो जानती है और उसकी एक पिक्चर अपने वॉलेट में भी रखती है, लेकिन वो उससे कभी मिली नहीं है। इतना ही नहीं, हंटर ये भी बताती है कि उसकी माँ ने हंटर को एक रेप के बाद कंसीव किया था और इस आदमी से उसकी मॉम एक बार में मिली थी। हंटर रिवील करती है कि वो आदमी पकड़ा गया और उसे जेल भी भेजा गया, लेकिन क्योंकि हंटर की माँ बहुत रिलीजियस थी तो उन्होंने हंटर को अबॉर्ट नहीं किया था।
खैर एक दिन हंटर जब गार्डनिंग कर रही होती है तो लॉय उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब हंटर हाथ धोने घर के अंदर जाती है तो बाथरूम के बाहर वो रिची को उसके साइकियाट्रिस्ट से बात करते हुए सुन लेती है। हंटर रियलाइज करती है कि रिची ने साइकियाट्रिस्ट को पैसे दिए थे ताकि डॉक्टर रिची को हंटर के थेरेपी सेशंस के डिटेल्स बता सके। ये सुनकर हंटर पैनिक कर जाती है और रिची के घर से जाते ही हंटर किचन से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस खा लेती है। लॉय हंटर को चोक करते हुए पाता है और वो 911 कॉल करके हेल्प बुलाता है। हंटर को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लिया जाता है और सर्जरी के बाद रिची के पेरेंट्स हंटर को एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन भेजना चाहते हैं ताकि अगले कुछ महीने हंटर वहां सेफ रहे और उनका आने वाला ग्रैंड चाइल्ड सेफ रहे। रिची के पेरेंट्स हंटर को थ्रेटन करते हैं कि अगर वो साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन जाने के लिए राजी नहीं होगी तो रिची उसे डिवोर्स कर देगा। हंटर एडमिट होने के लिए राजी हो जाती है, पर हॉस्पिटल जाने से पहले वो एक बार घर के अंदर आती है इस प्रिटेक्स्ट पे कि उसने अपने फोन का चार्जर घर के अंदर छोड़ दिया है। इस बीच लॉय भी हंटर के साथ होता है और अब तो लॉय का हंटर के प्रति बिहेवियर चेंज हो चुका था, तो वो हंटर को वुड्स में भाग जाने के लिए अलाउ कर देता है। इतना ही नहीं, वो रिची और उसके पेरेंट्स के लिए एक ऐसा सिचुएशन प्रिपेयर करता है जिससे कि उन्हें लगे कि हंटर बाथरूम के विंडो से छुपकर भाग गई है। हंटर भागकर एक मोटेल में रुकती है जहां वो रिची को कॉल करती है और रिची उसे घर वापस आने के लिए कहता है, पर हंटर रिवील करती है कि उसने रिची से शादी जल्दबाजी में कर ली थी और रिची को खुश करने के लिए वो प्रेग्नेंट होने के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो अब इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। जब हंटर घर वापस आने के लिए मना करती है तो रिची हंटर को बुरी बातें कहता है और हंटर फोन काट कर उसे स्मैश कर देती है। अब हंटर पूरी रात मोटेल में टीवी देखते हुए सॉइल खाती है जो कि उसने मोटेल के बाहर ही कलेक्ट किया था। अगले दिन हंटर अपने बायोलॉजिकल फादर के घर जा पहुंचती है जिसका नाम विलियम एरविन था, और उसके घर जाने के बाद हंटर रियलाइज करती है कि विलियम और उसकी वाइफ अपनी बेटी के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले तो विलियम और उसकी वाइफ को लगता है कि हंटर किसी बच्चे की पेरेंट है, पर फिर अकेले में हंटर विलियम को अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है। हंटर और विलियम के बीच एक इमोशनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होता है और विलियम बताता है कि उसने हंटर की मॉम के साथ जो भी किया उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। हंटर विलियम से पूछती है इफ ही वाज अशेम्ड ऑफ हर और इफ वो भी विलियम की तरह है, तो विलियम इस बात से इनकार करता है, जिसके बाद फाइनली हंटर को क्लोजर मिलता है। इस इंसिडेंट के बाद हंटर एक डॉक्टर के पास जाती है फॉर एन अबॉर्शन और मेडिसिन पाने के बाद वो एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में लंच के बाद अपने पिल्स लेती है, जिसके बाद एक पब्लिक वॉशरूम में वो अबॉर्शन के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करती है। हंटर अब वहां से चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्वॉलो मूवी की कहानी, और अब हम बात करेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज की। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर इस मूवी का मतलब क्या था। तो इसका आंसर ये है कि मूवी की थीम कंट्रोल से रिलेटेड है। अपने लाइफ के बिगिनिंग से ही हंटर का उसके लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं था। उसका एक सेक्सुअल असॉल्ट के बाद कंसीव होना, जल्दबाजी में और रिची को खुश करने के लिए उससे शादी करना और प्रेग्नेंट होना, अपने ड्रीम्स को भूल जाना, रिची के घर में कुछ भी नया जैसे डेकोरेशंस वगैरह करने के लिए रिची का परमिशन मांगना इत्यादि। इन सब के बाद भी रिची का बिहेवियर हंटर के प्रति ठीक नहीं था और वो हंटर को हमेशा इग्नोर करता था। इतना ही नहीं, जब उसे पता चलता है कि हंटर को पाइका है तो रिची एक पार्टी में ये बात कुछ लोगों को भी बता देता है, और तो और हंटर के थेरेपिस्ट को भी ब्राइब करके हंटर के सेशंस के इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। तो इन शॉर्ट रिची हंटर के प्राइवेसी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। पूरी लाइफ में हंटर का उसके अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं था, उसकी कोई एजेंसी नहीं थी, और जब वो इनएडिबल सामान खाने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि फाइनली उसका उसके बॉडी पे कंट्रोल है। उन सामान को खाना, उन्हें डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करना और फिर उन्हें क्लीन करके अपने वैनिटी स्टैंड में रखना हंटर के लिए एक इंटीमेट और पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है, और इससे उसे ऐसा लगता है कि शी हैज सम सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल ऑन हर लाइफ एंड बॉडी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूवी के बिगिनिंग में हंटर डरी डरी, सहमी और चुपचाप रहती थी और एकदम धीमी आवाज में बात करती थी। She was always used to getting ignored. पर फाइनली जब वो विलियम को कन्फ्रंट करती है तो हम हंटर को वोकल होते हुए देखते हैं। वो अपने लाइफ को अब अपने हाथ में लेती है। तो मूवी एक तरह से हंटर के ग्रोथ के जर्नी को सिंबलाइज करती है। इसके अलावा अपनी पूरी लाइफ में हंटर अपने कंसीव होने के इंसिडेंट को एक ट्रोमैटिक बैगेज की तरह ट्रीट करती थी, और जब फाइनली वो विलियम को कन्फ्रंट करती है तो वो उन ट्रोमैटिक इमोशंस को एक्सप्रेस करके बेटर फील करती है, जिसके बाद उसे फाइनली क्लोजर मिलता है।
इस क्लोजर के बाद वो अपने बॉडी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए फाइनली अबॉर्शन करती है और एज ए न्यू इंडिविजुअल हंटर का रीबर्थ होता है। इस मूवी को अगर एक फेमिनिस्ट लेंस से एग्जामिन किया जाएगा तो हम देख सकते हैं कि हंटर की लाइफ पहले विलियम के सेक्सुअल एक्ट से कंट्रोल हुई थी और फिर शादी के बाद रिची ने हंटर पे अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया था। तो जब वो इन सब को तोड़कर डिसाइड करती है कि शी इज इन चार्ज ऑफ हर माइंड एंड बॉडी, तो एट द एंड वो एज ए न्यू वुमन इमर्ज करती है। अब दोस्तों स्वॉलो को हम मिखाइल बख्तिन के ग्रोटेस्क थ्योरी से भी समझ सकते हैं और इन सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स बख्तिन कहते हैं कि हमारी बॉडी एक प्योर स्पेस है और बाहर की दुनिया पॉल्यूटेड है, पर कुछ स्पेसेस हैं जैसे आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, एनस इत्यादि जहां बाहर की दुनिया अंदर के बॉडी से कांटेक्ट में आती है। एंड द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग सिंबलाइजेज एन औरोबोरस जो कि लाइफ, डेथ और रिबर्थ के साइकिल को सिंबलाइज करता है। इसका यह मतलब है कि हम जो भी खाते हैं, जो बॉडी के बाहर की चीज है, उसे इंजेस्ट करने के बाद हम उसे बाहर एक्सक्रीट भी करते हैं और इस बाहर के सामान का बॉडी के प्योर स्पेस में आने से बॉडी का डिग्रेडेशन होता है, जिससे बॉडी एक ग्रोटेस्क बॉडी बन जाती है जो कि कॉन्स्टेंटली बिल्ड होती है, जो कभी कंप्लीट नहीं होती और इस प्रोसेस में एक नई बॉडी बनती है, विच सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल रीबर्थ इन दिस मूवी। हंटर के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उसके बॉडी को डीके कर रहे थे, उसकी बॉडी डिग्रेड हो रही थी और इस बात को मूवी में उसके इनएडिबल चीजों को खाने से सिंबलाइज किया गया है जिनसे हंटर की बॉडी डैमेज हो रही थी। और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाने के बाद हंटर का स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है जिसमें वो एज ए न्यू इंडिविजुअल इमर्ज करती है। अब ये तो थी मूवी से रिलेटेड मेरी कुछ थियरीज, लेकिन अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। मूवी के डायरेक्टर कार्लो ने कुछ इंटरव्यूज में ये कहा है कि स्वॉलो की स्टोरी उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखा है। वो कहते हैं कि 1950s में जब उनकी ग्रैंड माँ जिंदा थी तो वो एक ऑब्सेसिव हैंड वॉशर थी और इवेंचुअली उन्हें साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में डाला गया जहां उन्हें इलेक्ट्रोशॉक और इंसुलिन शॉक थेरेपीज दी गई। उनकी ग्रैंड माँ एक ऐसे जमाने में रहती थी जहां लाइफ बहुत ही जेंडर्ड थी और ऐसे में उनकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी थी। इससे कोप करने के लिए उन्होंने ऐसे रिचुअल्स जैसे कि ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग वगैरह का सहारा लिया और उनके हस्बैंड ने डॉक्टर्स की सलाह लेकर डेविस की ग्रैंड माँ को साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर दिया और डेविस की ग्रैंड माँ पर इंस्टीट्यूशन में नॉन कॉन्सेंशुअल लोबोटोमी भी परफॉर्म किया गया, विच इज एक्सट्रीमली अनएथिकल। तो अपने ग्रैंड माँ की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर डेविस ने ये फिल्म लिखी है। इस मूवी में जब रिची हंटर के थेरेपिस्ट को ब्राइब करके उसके सेशंस के इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, दैट इज हाईली अनएथिकल क्योंकि दिस वायलेट्स द डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दिस मूवी हैज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द सोसाइटी और यही वजह है कि मैं इस मूवी को कवर करना चाहता था क्योंकि नंबर 1 ये एक बहुत ही डिफरेंट मूवी है जिसका जॉनरा है बॉडी हॉरर और ऐसे जॉनरे की मूवी आप बहुत ही कम देखेंगे। मोरओवर इस मूवी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और हॉरर के माध्यम से हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द मूवी स्वॉलो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।